चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। इनकम स्टेटमेंट एक कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मिरर होता है। ये बताता है कि एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड क्वार्टरली या एनुअली में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो इसका मतलब है कि बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो एक इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि रेवेन्यू का सोर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स और कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ये गाइड आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देगी जिससे आप इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से समझकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की अर्निंग्स और एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है और बताता है कि कंपनी ने एक फिक्स्ड पीरियड में प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। इसका एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल का पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट से इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को यह भी समझने का मौका मिलता है कि कंपनी अपनी रेवेन्यू और कॉस्ट को कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। अगर किसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में लगातार प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल और वो अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगल स्टेप और दूसरा मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को एक ही कैटेगरी में दिखाया जाता है और एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद नेट प्रॉफिट या लॉस दिखाया जाता है। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट ज्यादा डिटेल्ड होता है जिसमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम। अब देखते हैं इनकम स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। आज हम इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर समझेंगे और हर एक कंपोनेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इन्फोसिस का एग्जाम्पल भी लेंगे। इनकम स्टेटमेंट के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एबिटडा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, एबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और नेट प्रॉफिट। इन सभी कंपोनेंट्स का एनालिसिस करके आपको कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है रेवेन्यू या सेल्स। ये कंपनी की टोटल इनकम होती है जो उसके कोर बिजनेस ऑपरेशंस से जनरेट होती है। रेवेन्यू एक कंपनी के परफॉर्मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतनी ज्यादा कंपनी की सेल्स और मार्केट पोजीशन स्ट्रांग होगी। रेवेन्यू को टॉप लाइन भी कहा जाता है क्योंकि यह इनकम स्टेटमेंट के सबसे ऊपर होता है। रेवेन्यू दो प्रकार का हो सकता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो कि कोर बिजनेस एक्टिविटीज से आता है और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो कि सेकेंडरी सोर्सेज जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, एसेट सेल्स या इंटरेस्ट इनकम से जनरेट होता है। इसे अगर एग्जांपल से समझे तो मान लो इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 का रेवेन्यू 1,68,000 करोड़ था, तो जो उनकी स्ट्रांग मार्केट प्रेजेंस और कंसिस्टेंट क्लाइंट बेस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन रेवेन्यू का एनालिसिस करते वक्त हमें यह भी देखना होता है कि क्या रेवेन्यू सस्टेनेबल सोर्सेस से आ रहा है या टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स और वन टाइम डील से। सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। रेवेन्यू के बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको शॉर्ट में COGS भी बोलेंगे। COGS वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में लगती है, जैसे रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लेबर का एक्सपेंसेस। COGS का फॉर्मूला है COGS इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस
डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस सीओजीएस को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी के प्रोडक्शन एफिशिएंसी को दिखाता है। अगर सीओजीएस ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस इनएफिशिएंट है। लेकिन अगर सीओजीएस कम है तो कंपनी एफिशिएंटली अपनी प्रोडक्शन को मैनेज कर रही है। इन्फोसिस का सीओजीएस फाइनेंशियल ईयर 2024 में 75,000 करोड़ था। मतलब इन्फोसिस को 1,68,000 करोड़ रेवेन्यू कमाने के लिए 75,000 करोड़ का खर्चा आया था। ये उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। सीओजीएस का एनालिसिस करते वक्त इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और कॉम्पिटिटर्स के सीओजीएस से कंपैरिजन भी जरूरी होता है ताकि कंपनी की एफिशिएंसी का क्लियर पिक्चर मिल सके। अब समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कंपनी ने अपनी कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया आफ्टर डिडक्टिंग सीओजीएस। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस सीओजीएस। ग्रॉस प्रॉफिट से आपको पता चलता है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन और सेल्स प्रोसेस को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉफिटेबल प्राइसेस पर बेच रही है। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन से समझते हैं। 1,68,000 करोड़ जो कि कंपनी का रेवेन्यू था माइनस 75,000 करोड़ जो कि सीओजीएस था इज इक्वल टू 93,000 करोड़ जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है और मार्केट में अपनी पोजीशन को मजबूत बना रही है। ग्रॉस प्रॉफिट का इंडस्ट्री के एवरेज से कंपैरिजन करके भी आपको पता चल सकता है कि कंपनी कितनी कॉम्पिटिटिव है। क्लियर? अब समझते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जिसको ओपेक्स बोला जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के डेली ऑपरेशंस में लगते हैं। इसमें सैलरी, रेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और मार्केटिंग एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सैलरीज प्लस रेंट प्लस R&D प्लस मार्केटिंग प्लस अदर एडमिन कॉस्ट। ऑपेक्स को कंट्रोल करना कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं तो कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। इसीलिए कंपनीज कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करती हैं, जैसे ऑटोमेशन, ऑटो सोर्सिंग और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000 करोड़ था। इसका मतलब है कि इन्फोसिस ने अपने डेली ऑपरेशंस में 35,000 करोड़ खर्च किए, जो कि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। ऑपेक्स का एनालिसिस करते वक्त यह देखना जरूरी है कि क्या एक्सपेंसेस अननेसेसरी हैं या कोई ऐसे एरियाज हैं जहां कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। तो दोस्तों ये था ओपेक्स। ओपेक्स के बाद आता है एबिटडा, जिसको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। एबिटडा एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ऑपरेटिंग लेवल पर दिखाता है। यह मैट्रिक इन्वेस्टर्स को यह समझने में मदद करता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है बिना किसी एक्सटर्नल फाइनेंशियल फैक्टर्स के। एबिटडा का फॉर्मूला है एबिटडा इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर एबिटडा पॉजिटिव है और लगातार ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है और अपने कोर बिजनेस से सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इन्फोसिस के केस में फाइनेंशियल ईयर 2024 का एबिटडा 93,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ सब्सट्रैक्ट करने के बाद 58,000 करोड़ था। यह फिगर दिखाता है कि इन्फोसिस अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है।
एबिटडा का एनालिसिस करते वक्त यह देखना भी जरूरी है कि क्या ग्रोथ कंसिस्टेंट है और इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ कैसे कंपेयर कर रहा है। अब समझते हैं कि ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग के वो प्रोसेस हैं जो कंपनी के एसेट्स की वैल्यू को टाइम के साथ रिड्यूस करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि फिजिकल एसेट्स जैसे कि मशीन्स, व्हीकल्स और बिल्डिंग्स की वैल्यू उनकी यूसेज और वियर एंड टीयर के वजह से कम होती है। ये कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट की जाती है। एमोर्टाइजेशन का यूज इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि पैटेंट्स, कॉपीराइट्स और गुडविल की कॉस्ट को मल्टीपल ईयर्स में स्प्रेड करने के लिए किया जाता है। दोनों ही प्रोसेसेस कंपनी के टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं, जो टैक्स लायबिलिटी कम करने में मदद करता है। इन्फोसिस के केस में फाइनेंशियल ईयर 2024 में डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को कंबाइंड टोटल 8,000 करोड़ था। जब आप एबिटडा में से डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको एबिट यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है। एबिट एक कंपनी की कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। यह मैट्रिक दिखाता है कि कंपनी ने अपने डेली बिजनेस ऑपरेशन से इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कितना पैसा कमाया। एबिट का फॉर्मूला है एबिट इज इक्वल टू एबिटडा माइनस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 में एबिट 58,000 करोड़ यानी कि एबिटडा में से 8,000 करोड़ यानी कि डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन सब्सट्रैक्ट करने के बाद 50,000 करोड़ था। एबिट को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स को यह समझ आता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना इफेक्टिवली पैसा कमा रही है। अब आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो पैसा होता है जो कंपनी अपने लोन्स और बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट के रूप में देती है। अगर एक कंपनी हैवीली लेवरेज्ड है तो उसके पास इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, जो अल्टीमेटली कंपनी के नेट प्रॉफिट को कम कर देते हैं। इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 2,000 करोड़ था, जो कि उनकी डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करता है। अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको पीबीटी भी बोला जाता है। पीबीटी एक कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट और टैक्स के डिडक्शन से पहले। पीबीटी का फॉर्मूला है पीबीटी इज इक्वल टू एबिट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 में एबिट 50,000 करोड़ था और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 2,000 करोड़ थे। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद इन्फोसिस का पीबीटी 48,000 करोड़ था। हाई पीबीटी दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रांग है। अब आएगा टैक्स। दोस्तों, टैक्स एक जरूरी कंपोनेंट है जो कंपनी को अपने इनकम पर गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स का परसेंटेज कंट्री के लॉज और कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 में टैक्स एक्सपेंसेस 12,000 करोड़ था, जो कि उनकी टैक्सेबल इनकम और एप्लीकेबल टैक्स रेट्स पर डिपेंड करता है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे। नेट प्रॉफिट एक कंपनी का फाइनल प्रॉफिट होता है, जो सारी एक्सपेंसेस और टैक्सेस देने के बाद बचा होता है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू पीबीटी माइनस टैक्स। इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 में पीबीटी 48,000 करोड़ था और टैक्स एक्सपेंसेस 12,000 करोड़ था। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 36,000 करोड़ था। नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट के सबसे नीचे दिखाई देता है। अब देखते हैं कि अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, जिसको ईपीएस कहा जाता है। ईपीएस एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो दिखाता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। ईपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स।
जैसे इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट प्रॉफिट 36,000 करोड़ था और उनके पास 65 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, तो उनका ईपीएस 36,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 65 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज इक्वल टू 55.38 था। दोस्तों, हाई ईपीएस दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। क्लियर? तो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि अगर नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यू, एबिटडा और नेट प्रॉफिट को ट्रैक करना जरूरी है ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जज किया जा सके। ईपीएस जितना हायर होगा शेयर होल्डर्स के लिए उतना बेटर होगा। इनकम स्टेटमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस करके आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को समझ सकते हैं, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। दोस्तों, यहां पे मैंने जो इन्फोसिस का एग्जांपल लिया वो सिर्फ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए उसी लिए था। ये ऑफिशियल इनकम स्टेटमेंट नहीं था।